हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी आपके DSSB के सिलेबस में भूगोल विषय से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट टॉपिक या वे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली यह DSSB से जुड़ा हुआ क्या है, ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक है। ज्योग्राफी के ही छोटे छोटे कंसेप्ट को हम यहाँ लाते हैं और उन टॉपिक्स के कंसेप्ट के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, उन फैक्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करिए और वो टॉपिक आप देख सकते हैं। यदि आप जानना चाहें कि वे टॉपिक कौन कौन से हैं, तो हमने पृथ्वी के बारे में चर्चा की है, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में चर्चा की है, पृथ्वी के तीनों पटलों के बारे में चर्चा कर रखी है, मौसम में होने वाले परिवर्तन, दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके अलावा देशांतरी रेखाएं क्या हैं, ग्लोब क्या है, अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं, किसी स्थान में पूरी ग्लोब की यदि हम बात करें तो किसी प्लेस का यदि आपको टाइम जानना है कि उस समय वहां पर क्या टाइम होगा या उस पूरे स्थान का मानक समय क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा की है। इसकी गणना कैसे की जाती है, हमने ये सब पढ़ रखा है। सौरमंडल क्या है, इसके विभिन्न ग्रह क्या हैं, कैसे आगे जाकर आकाशगंगा का निर्माण हुआ निहारिका के बाद, ये सारी हमने चर्चा की है। आप चाहें तो वो सब देख सकते हैं। आपको ये सारी वीडियो दृष्टि यूट्यूब चैनल पर टीचिंग एग्जाम्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल पर चर्चा की है और वायुमंडल पर चर्चा करने के क्रम में हमने वायुमंडल की संरचना को समझा था, वायुमंडल के संगठन को समझा था कि इसमें कौन कौन से घटक हैं, किन घटकों से मिलकर हमारा वायुमंडल चारों तरफ जो निर्मित है उसका निर्माण हुआ है। इसके घटक के साथ साथ हमने यह देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, है ना। आपको मिलेगा वो, आप जब विजिट करेंगे YouTube चैनल तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें हमने डिटेल से वायुमंडल में क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल, जैसे तापमंडल के रूप में भी जानते हैं, तापमंडल के बारे में, इन सारे मंडलों पर हमने डिटेल से चर्चा की है ताकि कोई भी फैक्ट या कोई भी इनसे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वह ना छूटे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसे डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी को और ये बेहतर ही बनाएगा। आज बेसिकली हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी वायुमंडल में तापन की घटना और शीतलन की घटना कैसे होती है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें हैं, जैसे परिचालन, संवहन, विकिरण, तो इन सभी के बारे में छोटे छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पर हम चर्चा में लाएंगे। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जानेंगे वायुमंडल का तापन व शीतलन। जैसे वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा, वायुमंडल दरअसल क्या है, हमने देखा कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर बहुस्तरीय गैसों का आवरण है, मल्टी लेयर क्या है, गैसियस एनवलप है। यह बहुत सारी गैसों का क्या है, आवरण है, किस पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो कई हजार किलोमीटर तक क्या है, विस्तारित है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कुछ स्थायी गैसें हैं, कुछ अस्थायी गैसें हैं, जलवाष्प है, एरोसोल है। और इसके बारे में पढ़ने के क्रम में हमने देखा कि कैसे वायुमंडल में ये जो बहुस्तरीय गैसें हैं ये कार्य करती हैं। ठीक है, और वायुमंडल को गर्म रखने में, वायुमंडल के तापन यानी इसे गर्म रखने में और वायुमंडल को ठंडा रखने में, इसके शीतलन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं। इन क्रियाओं में कौन कौन सी, पहली क्रिया की यदि हम बात करें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे परिचालन के बारे में, जिसे चालन के नाम से भी आपको मिल जाएगा यह लिखा हुआ। ठीक है, कंडक्शन, आखिर यह क्या है, इसकी प्रोसेस देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो वायुमंडल के तापन शीतलन में
क्रिया है, महत्वपूर्ण क्रिया है, वह है संवहन। ठीक है, संवहन के बारे में समझेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन यह क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा विकिरण, रेडिएशन, जिसमें खासकर पार्थिक विकिरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के गर्म होने में पार्थिक विकिरण, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, विकिरण इंपॉर्टेंट है। अन्य क्रियाओं की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से सनलाइट वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को प्राप्त होती है, इसके माध्यम से भी वायुमंडल गर्म होता है। एक और अन्य क्रियाओं की बात करें तो हम जो संघनन की क्रियाओं की बात करते हैं, वाष्पीकरण की बात करते हैं, सभी के माध्यम से वायुमंडल गर्म और शीतल की प्रक्रिया यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, मुख्य रूप से आज हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे वे परिचालन, संवहन और थोड़ा सा हम समझेंगे विकिरण के बारे में। यदि हम बात करें सबसे पहले वायुमंडल के हिस्से के बारे में कि वायुमंडल जो है, जो पृथ्वी के चारों ओर बहुस्तरीय आवरण है, यह गर्म कैसे होता है, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। सबसे पहले तो वायुमंडल पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, उन्हें जो मानव के लिए क्या है, नुकसानदेह है, उन्हें पृथ्वी तक आने से क्या करती है, रोकती है। वायुमंडल के समताप मंडल में एक परत है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इस हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और इसे हमारे वायुमंडल या पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देती है ना। तो हमने जब से पढ़ा तो हमने देखा कि इन किरणों के माध्यम से, यानी जो सौर्यिक विकिरण वायुमंडल में आ रहा है, जो सौर्यिक विकिरण वायुमंडल की परतों में आ रहा है, इसके माध्यम से वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो इससे हमें क्या मिलती है, इसके वायुमंडल को क्या मिलती है, सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा मिलती है, तापमान मिलता है। ठीक है, अब यहां पर आप पूछ सकते हैं कि ऊष्मा और तापमान एक ही है, तो नहीं। ऊष्मा यानी हीट, तापमान मतलब टेम्परेचर, और इन दोनों में अंतर है। जब हम ऊष्मा की बात करते हैं, ऊष्मा यानी किसी वस्तु कि आप पूरी ऊष्मा और एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है ना। और जब आप तापमान की बात करते हैं, तापमान यानी इस वस्तु की इकाई आयतन में जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा के जरिए कैसे वह वस्तु तप्त होती है, उसमें वस्तु में हॉटनेस आती है, और कैसे वह वस्तु शीतलता को प्राप्त करती है। तो इन दोनों के बारे में जब आभास किया जाता है, इन दोनों के बारे में जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, वह दरअसल तापमान है। ठीक है, और इस पूरी वस्तु की जब हम बात करते हैं, इस पूरी वस्तु की ऊर्जा की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं, तब वह क्या है, वह हीट है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, अंतर है। यदि हम वायुमंडल में प्राप्त सौर्यिक विकिरण की बात करें तो केवल सौर्यिक विकिरण के माध्यम से ही वायुमंडल में हमें हीट प्राप्त नहीं होती, या वायुमंडल में हमें केवल सौर्यिक विकिरण के माध्यम से तापमान प्राप्त नहीं होता। इसके कई अन्य कारण हैं, और उन अन्य कारणों में परिचालन यानी चालन, संवहन और विकिरण जैसे कुछ कारण महत्वपूर्ण है और ये मौजूद हैं। तो इन्हीं कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चालन के बारे में, जिसे हम परिचालन के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है क्या, चालन, या आप इसे लिख सकते हैं परिचालन। इसके लिए जो इंग्लिश शब्द है कंडक्शन। अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि आखिर कंडक्शन है क्या, चालन है क्या। चालन से ही आपको समझ में आ रहा होगा चलने की क्रिया की बात की जा रही है, यानी क्या है यहां महत्वपूर्ण, स्थानांतरण। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, स्थानांतरण किस चीज का, चालन तो है, कंडक्शन तो है, तो हम बात कर रहे हैं कहां, वायुमंडल के में। वायुमंडल में जो गैसों की परतें हैं, उनमें किसका स्थानांतरण, ऊष्मा का। ध्यान रखिएगा, चालन की जब बात की जाएगी तो यहां स्थानांतरण होगा। चालन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। अब यहां महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की ऊष्मा का और कहां से कहां। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जब आपसे परिचालन या चालन की डेफिनेशन पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा
तब आपको बताना है कि किसी वस्तु में, मान लीजिए एक वस्तु है, किसी वस्तु में, इस वस्तु में बहुत सारे, आप एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो वस्तु है यह पदार्थ से मिलकर बनी है, इसमें कुछ अणु होंगे, कुछ परमाणु होंगे, यानी इनकी और हम इकाइयों को तोड़ते हुए चले जाएं तो ये कई छोटी छोटी इकाइयों में क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो एक वस्तु, इसमें कई छोटे छोटे अणु। ठीक है, अब क्या होगा, इन छोटे छोटे अणुओं में भी गति होगी, है ना, इनके बीच में क्या होगी, गति होगी। तो जब हमसे पूछा जाए कि परिचालन या चालन क्या है, किसी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में, ध्यान रखिएगा, अब ये पूरी वस्तु है, इसमें जो पदार्थ है, इस पदार्थ के छोटे छोटे क्या है, अणु हैं। इन अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण एवं गमन को, ध्यान रखिएगा, इन छोटे किसी वस्तु के पदार्थों के अणुओं द्वारा, ठीक है, वस्तु के पदार्थों के अणुओं द्वारा या अणुओं में ऊष्मा के स्थानांतरण को, हालांकि ये अणुओं द्वारा ऊष्मा का क्या है, स्थानांतरण या क्या है, गमन। गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, तो किसी वस्तु के पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण या गमन ही क्या कहलाता है, चालन या परिचालन कहलाता है। इसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डेफिनेशन कैसे लिखना है, किसी, ये क्या है, एक वस्तु है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पर इसे वस्तु के रूप में रखा है, किसी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा, किसी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा किसका, ऊष्मा का स्थानांतरण या गमन ही चालन या परिचालन कहलाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि यहां परिचालन किसके माध्यम से हो रहा है, एक अणु के दूसरे अणु से स्पर्श होने के जरिए। ठीक है, यानी यहां जो वस्तु है, इस वस्तु में एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, इन अणुओं के बीच में क्या है, निकटता है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो चालन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी, इन दोनों अणुओं के, या एक अणु से जो दूसरा अणु स्पर्श है, इस स्पर्श होने के माध्यम से ऊष्मा एक स्थान से या एक अणु से दूसरे अणु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, यानी एक अणु के स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान की जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, एक अणु के स्पर्श द्वारा, एक अणु के दूसरे अणु से स्पर्श द्वारा यहां ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, ऊष्मा ये एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, परिचालन कहेंगे। परिचालन में ध्यान रखिए, जो परिचालन की घटना है या परिचालन की जो प्रक्रिया है, खासकर इसे कहा जाता है कि परिचालन की घटना। ठीक है, तो जो परिचालन की घटना है, इस पूरी प्रक्रिया की बात की जाए, इसमें ऊष्मा का गमन परिचालन में, माफ कीजिए, ठीक है, परिचालन में ऊष्मा का गमन दो रूपों में होता है। कौन कौन से, पहला रूप कौन सा होगा, पहला रूप होगा कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए, ठीक है, या आप एक वस्तु ले लें, क्योंकि हम हर बार वस्तु का एग्जांपल लेकर चलेंगे। ध्यान रखें, एक ही वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है यह, ठीक है, इस वस्तु में एक हिस्से पर अलग ताप है या अलग ऊष्मा है, दूसरे हिस्से पर अलग ऊष्मा है, तीसरे हिस्से पर अलग ऊष्मा है, यानी इसके जितने हिस्से हैं या विभिन्न हिस्से हैं, इन विभिन्न हिस्सों में ऊष्मा क्या है, अलग अलग है। तब हम क्या कहेंगे कि परिचालन में जो ऊष्मा का गमन है यह दो तरीकों से होता है। पहला तरीका क्या, जब एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो। तो पहला, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का गमन। ठीक है, ये हुआ एक तरीका।
एक वस्तु के एक हिस्से से, या मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए हम वायुमंडल ही मान लें, इसके एक हिस्से में ज्यादा तापमान है, दूसरे हिस्से में कम है, एक हिस्से में ज्यादा ऊष्मा है, दूसरे हिस्से में कम। अब ऊष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो इसे क्या कहेंगे, एक ही वस्तु में ऊष्मा का एक भाग से दूसरे भाग में गमन हो रहा है, या एक ही वस्तु में एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का गमन हो रहा है, इस घटना को भी आप परिचालन कहेंगे। और जब दूसरे हिस्से की बात, माफ कीजिएगा, जब दूसरे रूप की हम बात करेंगे तो यह दूसरा रूप कौन सा है, किसी एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में, किसी एक वस्तु से एक वस्तु के संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में, जब दूसरी वस्तु में क्या हो, ऊष्मा का गमन हो रहा हो। तो परिचालन में ऊष्मा का गमन दो तरीकों से होता है, जब एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में हो रहा हो स्थानांतरण, और दूसरा जब एक वस्तु रखी हुई है या किसी वस्तु के दूसरे वस्तु के संपर्क में आने से या उसके नजदीक स्थित होने से जब ऊष्मा का गमन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता हो। ठीक है, तो यहां गमन दो तरीकों से हो सकता है, एक ही वस्तु में अलग अलग जगह पर अगर तापमान अलग है, ऊष्मा अलग है तो, और दूसरा एक वस्तु है, दूसरी वस्तु इसके संपर्क में स्थित है, यहां तापमान या ऊष्मा अधिक है, यहां कम है, तब भी ऊष्मा का गमन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो इसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो परिचालन की घटना है, कंडक्शन की घटना है, यह कब प्रभावी होती है, तो कंडक्शन की घटना हमें या आपके आसपास तब प्रभावी होगी, किन कारणों से होगी, जब यहाँ या किसी वस्तु में एक स्थान पर जो तापमान या ऊष्मा अधिक होगी और दूसरे स्थान पर ऊष्मा या तापमान कम होगा। ठीक है, यानी दो वस्तु के यदि तापमान में अंतर होगा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ही वस्तु आप ले, एक ही वस्तु में यदि तापमान में अलग अलग जगहों पर अंतर पाया जाता है तो वहां परिचालन की घटना घटित होगी। और परिचालन या ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक सारे स्थान पर, पूरी वस्तु पर वह ऊष्मा समान नहीं हो जाती। ठीक है, या दो वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण, परिचालन की घटना, कंडक्शन तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा समान नहीं हो जाती, जब तक दोनों का तापमान भी समान नहीं हो जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ, चूंकि ऊष्मा का स्थानांतरण है तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ ऊष्मा शब्द ही यूज करना है। ठीक है, हीट की बात की जा रही है परिचालन के लिए। ठीक है, तो दो वस्तु के तापमान या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों में जब तक तापमान एक सा नहीं हो जाता तब तक परिचालन की घटना घटती रहती है। कारण यही कि जब एक ही वस्तु के विभिन्न भागों में या दो वस्तुओं में तापमान में भिन्नता होती है तब परिचालन की घटना प्रभावी होती है। ठीक है, तब कंडक्शन की घटना घटित होती है। ठीक है, अब यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हमें सौरिक विकिरण प्राप्त होते हैं, है ना। क्या होगा, जैसे ही सौरिक विकिरण आएगा तो क्या होगा, सौरिक विकिरण वायुमंडल से होते हुए कहाँ पहुंचता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है ना, धरातल पर पहुंचता है। और जब यह धरातल पर पहुंचेगा तो पृथ्वी की सतह को गर्म करेगा। सतह को गर्म करने के बाद जब यहाँ पर यह सतह गर्म होगी तो ये क्या करेगी, आसपास वाली ऊष्मा को भी गर्म करने की, स्थान को भी गर्म करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति स्थापित करने की बात होती है, किस पे, परिचालन में। जब तक दोनों वस्तुओं या एक ही वस्तु के विभिन्न हिस्सों में ऊष्मा बराबर नहीं हो जाती तब तक परिचालन की घटना घटित होती रहती है। इसलिए सौरिक विकिरण के माध्यम से जब पृथ्वी गर्म होती है तो गर्म पृथ्वी भी क्या करती है, वायुमंडल में तापमान क्या करती है, लेकर जाती है। और यह स्थिति क्या होती है, चलती रहती है। क्यों, क्योंकि परिचालन की घटना ऐसे ही घटित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर सौरिक किरणों की वजह से यह गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी ऊपरी सतह पर गर्म हो रही है सौरिक किरणों की वजह से, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी क्या हुई, गर्म हुई, संपर्क वाली जितनी भी यहाँ पर वायु है इन सबको ये फिर गर्म करने की कोशिश करती है ताकि जो हीट है, खासकर ऊष्मा है, वह क्या हो, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक,
कंडक्शन की घटना देखी हमने। अगली घटना है क्या, संवहन, कन्वेक्शन। अब यहां पूछा जाए कि संवहन क्या है, कन्वेक्शन की घटना क्या है, तो कन्वेक्शन की घटना के लिए आपको ध्यान यह रखना है कि यह वह घटना है जो द्रव्यमान के मूवमेंट की बात करता है। मान लीजिए किसी वस्तु, ये बात की जा रही है संवहन में। संवहन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु के द्रव्यमान की मूवमेंट के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं संवहन। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसमें किसी वस्तु के द्रव्यमान के संचलन के माध्यम से, हमने संचलन शब्द के लिए क्या अभी शब्द यूज किया था, मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु के, पदार्थों के, या कोई वस्तु है चाहे वह पदार्थ है, पदार्थ के या पदार्थों के द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मास। किसी भी पदार्थ में जो छोटे छोटे कण से मिलकर जो वॉल्यूम, माफ कीजिएगा, द्रव्यमान बनता है, मास होता है इस पूरे पदार्थ के, इस मास के संचलन द्वारा एक स्थान से जब दूसरे स्थान में ऊष्मा क्या होगी, स्थानांतरित होगी। तो पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण को, ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। संवहन क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, या आप कह सकते हैं किसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु लीजिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, मान लीजिए किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के बारे में। तो किसी वायुमंडल में मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ क्या है, गैस। क्योंकि संवहन के लिए ध्यान रखिएगा, संवहन की घटना कहां घटित होगी, गैसीय पदार्थों में या तरल पदार्थों में। ध्यान रखें, संवहन की घटना कहां घटित होगी, या तो पदार्थ क्या हो, द्रवित हो यानी तरल हो, या गैसीय हो। संवहन प्रक्रिया केवल तरल या गैसीय, ध्यान रखें, तरल या गैसीय पदार्थों के भीतर ही घटित होती है, पदार्थों में ही प्रभावी होती है। ठीक है, और देखिए हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन, संवहन के बारे में। दरअसल संवहन में क्या होगा, एक पदार्थ है, इस पदार्थ का जो मास है, इस मास में क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, स्थानांतरण होगा, और इसी के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो इसलिए इस घटना को क्या कह दिया जाता है, चालन। अब ध्यान रखें, चालन की घटना को यदि आपको समझना है, वायुमंडल में जो हमें सौरिक विकिरण प्राप्त होती है, अब वायुमंडल में कैसे होगा संवहन, वायुमंडल में हमें क्या प्राप्त हुई, सौरिक विकिरण प्राप्त हुई। ये सौरिक विकिरण वायुमंडल से होती हुई कहां आती है, पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी की धरातल पर जो वायु मौजूद है, ये सौरिक विकिरण की वजह से पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ, धरातल के गर्म होने से वायु गर्म हुई, वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर आती है। ध्यान रखें, जो पृथ्वी का धरातल है वह क्या हुआ, सौरिक विकिरण से गर्म हुआ, वायु गर्म हुई, वायु गर्म होकर गर्म वायु ऊपर की ओर उठी, क्योंकि गर्म वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वायुमंडल की जो ठंडी वायु है वह भारी होकर कहां आ गई, नीचे। ध्यान रखें, वायुमंडल की ठंडी वायु भारी होकर नीचे आ गई, और जो यहाँ पर ठंडी वायु थी वे सौरिक विकिरण की वजह से गर्म होकर क्या हुई, हल्की हुई और ऊपर की ओर उठी, और इस तरीके से इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे की ओर आ गई। अब यह जो घटना घटित हो रही है, यह दरअसल क्या है, संवहन है। यही घटना क्या है, संवहन है। ठीक है, तो संपर्क में आने वाली वायुमंडल की सतह, पृथ्वी की सतह पर जो वायु संपर्क में है,
सौर्य के विकिरण से यह गर्म हुई, क्योंकि पृथ्वी का धरातल गर्म होता है। गर्म होने से यह वायु हल्की हुई, गर्म होने का क्या हुई, विरल हुई, हल्की हुई, और यह वायु ऊपर की ओर उठी। तो वायुमंडल में जो ठंडी वायु है वह उस स्थान को भरने के लिए कहाँ आती है, धरातल पर आती है। फिर यह भी धरातल के गर्म होने से वायु गर्म होती है, यह भी हल्की होकर ऊपर उठती है। फिर यहाँ पर जो ठंडी वायु है वह स्थान को भरने के लिए नीचे आती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संवहन। ठीक है, क्या होती है, इसे ही क्या कहते हैं हम, संवहन। यही घटना पूरी क्या है, संवहन। क्योंकि जब ये वायु ऊपर की ओर हल्की होकर ऊपर उठी और नीचे ये ठंडी वायु आई, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है, संवहन धाराओं का निर्माण हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं, संवहनी धारा। हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, संवहनी धारा या संवहन तरंगे। तो यहाँ किनका फॉर्मेशन हो रहा है, संवहन तरंगों का फॉर्मेशन हो रहा है। इस घटना को संवहन कहा जाता है। तो इस तरह वायुमंडल में संवहन तरंगों का आविर्भाव होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया। और इन्हीं संवहन तरंगों के माध्यम से आपने क्या देखा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ से गर्म हवा ऊपर आती है, नीचे ठंडी आती है, फिर ऊपर गर्म हवा आती है, और इस तरीके से ऊष्मा का क्या चलता है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, तो ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से कुछ इस तरीके से होता है। और इसके माध्यम से जो ऊपर वाला वायुमंडल है वह भी क्या होता है, ऊंचाई में स्थित वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जब बात की जाती है विकिरण की, रेडिएशन की, खासकर विकिरण की जब हम बात करेंगे तो एक शब्द आपको ध्यान रखना है, पार्थिव विकिरण। ठीक है, पार्थिव विकिरण यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी यह है अर्थ, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ये इससे गुजरकर पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं। जब यह वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, तो यह वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, जलवाष्प की परत है, इस जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की परत के द्वारा यह गर्म वायु, यह जो विकिरण ऊपर की ओर उठ रही है, इसके माध्यम से यह वायुमंडल यहाँ क्या हो गया, गर्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ वायुमंडल का तापन हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, जो सौर्यिक विकिरण पृथ्वी के धरातल को गर्म कर रही थी, इसी सौर्यिक विकिरण से जो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, यह विकिरण जो जा रहा है ऊपर की ओर, इसे ही कहते हैं पार्थिव विकिरण। इसे ही क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है, यही पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण मतलब क्या, पृथ्वी से जनरेट हुई विकिरण, यही है पार्थिव विकिरण। ठीक है, तो एक तो सौर्य के विकिरण है जो सूर्य के माध्यम से धरातल पर आ रही है, और दूसरा जब सूर्य के माध्यम से जो तापमान आया है उससे पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ, और पृथ्वी के धरातल के गर्म होने से जो विकिरण ऊपर देखिए उठ रहा है, ये विकिरण जो ऊपर की ओर उठ रहा है, वायुमंडल को गर्म कर रहा है, ये विकिरण है पार्थिव विकिरण। ठीक है, इस पार्थिव विकिरण का कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा वापस पृथ्वी में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण को जब रिवर्स कर दिया जाए, री रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो था रेडिएशन, ये जो वापस आ रहा है इसे बोलते हैं री रेडिएशन। ठीक है, प्रतिलोम विकिरण, शब्द ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम विकिरण। ये प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, यह प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जो वैश्विक तापन की घटना घटित हो रही है, यह वैश्विक तापन की घटना पार्थिव विकिरण की विलोम के माध्यम से घटित हो रही है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल क्या करती है, हमारे वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, जलवाष्प की परत है, इस पार्थिव विकिरण की जो मात्रा अभी तक ऊपर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की ये परतें उस री रेडिएशन को वापस पृथ्वी पर भेज रही है। इस वजह से यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, इस वजह से यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो वायुमंडल का तापन है उसका एक कारण क्या है, विकिरण, खासकर पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण के
वापस आने से ये पूरा क्षेत्र गर्म होता है। लेकिन वायुमंडल किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से। तो सौरिक विकिरण स्वल्पांश ही है, बहुत कम अंश ही है जिसके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। इसके लिए जो अन्य कारण जिम्मेदार हैं उसमें से एक परिचालन, कंडक्शन की घटना, एक कन्वेक्शन यानी संवहन की घटना, और विकिरण यानी पार्थिव विकिरण की घटना। इसमें से इसके अलावा आपने वाष्पीकरण सुना होगा। वाष्पीकरण यानी समुद्र के जल का जब बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है, तापमान के बढ़ने से जो समुद्र का जल है वह वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है आर्द्रता या नमी के रूप में। यह ऊपर जाकर बादलों के रूप में संघनित हो जाता है ना। संघनन की क्रिया होती है, उस संघनन की क्रिया के माध्यम से ये एक जगह संघनित हो जाता है। इसके माध्यम से भी क्या होगा? वायुमंडल में तापन और शीतलन की घटना घटित होती हैं। तो ये कई कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं जिसमें वाष्पीकरण और संघनन भी शामिल है। ठीक है, आपने एडियाबैटिक शब्द भी सुना होगा कि सभी इसी चीज के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो आज तो हमने प्रमुख रूप से इन 3 चीजों को समझा है, परिचालन, संवहन और विकिरण को। आगे बढ़ेंगे और अन्य कुछ चीजों को समझने की कोशिश हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।